जी, अभी हमने रीमान सम डिफाइन किया है, जो कि ये फार्मूला कैसे बना है ये मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया है। ये तो इसको हम रीमान सम कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं एस एफ और पी डॉट से। पी डॉट असल में जो है ना, ये टैग्ड पार्टीशन है, क्योंकि हम टैग्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए ये इसकी जस्ट नोटेशन है। आगे चलते हैं। तो ये देखें, ये उसने जो है ना रीमान सम कैसे बनाया है। ये कर्व आ गई, उसने ये टैग लिया, इस टैग से उसने एक रेक्टेंगल बना ली। बाकी आपको पता है एरिया इसका कैसे निकालते हैं। ये दूसरा टैग अपनी मर्जी से जहां मर्जी लें, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आया ना, तो यहाँ से एक रेक्टेंगल बन गई इंटरवल के दूसरे एंड पॉइंट। ठीक है, अब देखें ना, इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इस इंटरवल के दरमियान कहीं पे भी आप टैग ले लें, जैसे ये एक टैग लिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग कर्व पे आप एक रेक्टेंगल बना लेंगे दोनों एंड पॉइंट। ये तो इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे एरियाज को, तो आपके पास कोई आंसर आ जाएगा। सही हो सर गया। टैग लाइक अ पॉइंट। टैग टैग का मतलब ये है कि आपने कोई पॉइंट लेना है इंटरवल में से। जैसे आप मान लें कि ये एक्स नॉट को आप मान लें ये 1 है, एक्स वन को मान लें ये 1.2 है, तो टैग 1 और 1.2 के दरमियान आप T1 जो है ना कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे 1.01 ले लें, इस पे कोई इसमें जो है ना कोई पाबंदी नहीं है। ओके ओके जी सर। ठीक है, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं इसको कि टैग्स का आगे क्या काम होगा। तो टैग हमें यहाँ में से हाइट दे रहा है ना, तो अगर हम डिफरेंट पॉइंट पे लेंगे टैग तो डिफरेंट हाइट नहीं आएगी कर्व के डिफरेंट फंक्शन पे। डिफरेंट आएंगी, बिल्कुल डिफरेंट आएंगी। आगे थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे ना, आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी कि टैग कहाँ पे लेना है, सबसे एंड पे लेना है, सबसे स्टार्ट पे लेना है, कहाँ पे आपने टैग को सिलेक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये हम आगे जाके देखते हैं। ये डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रेबल की। डेफिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं। इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं। पहले नंबर पे जो पहला थ्योरम है ना, ये क्या होता है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, अगर दिल चाहे तो आप पढ़ लेना। मेरा मशवरा ये है कि फिलहाल टाइम भी कम है, तो आप जस्ट इसको जेन में इस तरह से रखें कि ये जो आर ए बी है ना, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सेट है, जैसे ये एक सेट मैं बना दूं, इसका नाम रख दूं आर ए बी। आर ए बी, तो आर ए बी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं रीमान इंटीग्रेबल, ये जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में बताऊं, बताना थोड़ा इसलिए जरूरी है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो ए बी इंटरवल है, इस ए बी इंटरवल की आप कितनी पार्टीशंस बना सकते हैं। आप बहुत सी पार्टीशंस बना सकते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस बना सकते हैं। उन पार्टीशन में से जो है ना, आप किसी एक पार्टीशन की टैग्ड पार्टीशन बना लें। ये पी डॉट आप बना लें, अपनी मर्जी से कोई टैग सिलेक्ट कर लें, उन टैग्स के कोरस्पोंडिंग आप रीमान सम निकाल लें। ये क्या आ गया, रीमान सम। ठीक है, तो कोई एक खास नंबर ऐसा होगा, आप जितने भी रीमान सम्स कैलकुलेट करेंगे ना, उस खास नंबर से जो डिस्टेंस है ना, वो हर बार किसी आर्बिट्ररी नंबर से लेस आ जाएगा। ग्रुप का लिंक मैं सर आपको, यहाँ पे माइनस एल माइनस असल में, एल क्या रिप्रेजेंट। एल एल जो है ना, एल उस इंटीग्रल की वैल्यू होगी। जैसे देखें 1 से 2 तक x dx क्या होता है बताएं, x² 2 1 से 2 तक। ठीक है, 2² 4/2 2 - 1/2 0.5, तो ये 1.5 आ गया। 1.5 असल में एल है,
जो इस प्रोसेस को इनफाइनाइट नंबर के बाद करने के बाद जो है ना ये नंबर हमें मिलेगा। क्योंकि देखें रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन का मकसद क्या होता है, आपने इंटीग्रल कैलकुलेट करना होता है नुमेरिकली। ठीक है, नुमेरिकली आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हर फंक्शन की तो नहीं ना आप इंटीग्रेशन कर सकते। जैसे मैं आपको एक इंटीग्रल दे दूं 1 से 3 तक दे दूं, ठीक है जी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दे दिया और उसके साथ ई रेस टू पावर आप कर ले ई रेस टू पावर ए कर ले, ई रेस टू पावर 2 और 2 की पावर में एक्स कर ले और इसकी पावर में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और फिर डी एक्स। तो इस तरह की इंटीग्रेशन तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी ना। मतलब कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता, हम न्यूमेरिकली उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। मैंने अभी लिखा है ना नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और इसकी पावर 10x। तो कहने का मकसद है कि ये एक बहुत खतरनाक किस्म का फंक्शन हमें नजर आ रहा है। तो इसकी इंटीग्रेशन जैसे आपने अभी क्या किया, एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन फटाफट से आपने एक्स स्क्वायर ओवर 2 कर दी। जो भी इसकी लिमिट्स होंगी वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान के 1 से 3 तक इंटरवल मान के 1 से 3 की आप जितनी भी पॉसिबल पार्टीशन P1 बना लें। पार्टीशन में फाइनाइट पॉइंट्स होंगे, कोई P2 बना लें, इसमें फाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अब पहली पार्टीशन की जो टैग्ड पार्टीशन होगी उसका एक डायग्राम बन जाएगा, फिर आप हाइट्स निकालेंगे, फिर रीमान सम निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि रीमान सम आ जाता है 4, इसका रीमान सम आ जाता है 4.1। ठीक है, किसी P3 का रीमान सम आ जाता है 3.9, किसी P4 का रीमान सम आ जाता है 3.8, P5 का रीमान सम आ जाता है जी 4.05। तो आप तकरीबन तकरीबन एल जो है ना एक अंदाजा लगा देते हैं कि एल कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इन तमाम रीमान सम्स को यूज करने के बाद किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर से छोटा होगा। जैसे देखें ना, जो आपने इंटीग्रेट करके एल निकाला है वो 1.5 है। ठीक है, तो रिमान सम आ जाता है जी 1.4449 आ जाता है, और 1.5 माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0.01 आ रहा है शायद, तकरीबन अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो अब ये एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे आर्बिट्रेरी नंबर से मतलब छोटा हो सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक रिमान सम का आंसर है ना। और एल तो ये है कि जो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर आ गया है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये पता नहीं कितने टाइम्स आपने कितनी पार्टीशंस के लिए किया हुआ है। और एल जो है वो असल में इंटीग्रेशन का असली आंसर है जो एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कैसे करेगा, आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि सारे रिमान सम्स जो हैं वो फोर फोर के करीब आ रहे हैं ना, तो आप एल को सोच लें कि शायद ये 4 होगा। तो ये एक अंदाजा है न्यूमेरिकली, क्योंकि न्यूमेरिकली जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें एरर भी एग्जिस्ट करता है। सही है, तो आप समझ लें कि जितने भी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है ना ए बी इंटरवल पे, वो सारे इसमें हमने इस सेट में लिखे हुए हैं ए बी में। तो एफ जो है, अब एफ बिलोंग टू आर ए बी का मतलब है कि एफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसके लिए कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, मतलब जो एल होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। जो नंबर एल इंटीग्रल की जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जैसे ये एल एग्जिस्ट कर रहा है ना यहाँ पे, ये यूनिक होगा। ठीक है, आप सीधी सी बात ध्यान में रखें ना कि जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वो क्या आता है, यूनिक आता है ना। ठीक है, सर मीन्स इंटीग्रेशन के आंसर को ही एल कहते हैं, ये कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समझ नहीं आई, रिपीट करें जरा। इंटीग्रेशन के जो हम्म, आंसर है उसको कह सकते हैं हम कि वो हाँ, एल है।
बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखें, एक थ्योरम है, इसमें क्या कह रहा है कि जी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है ए बी पर, और एफ कोई फंक्शन है जो जी के इक्वल है, लेकिन कुछ पॉइंट्स के अलावा। बात समझ आ रही है? कहने का ये मकसद है कि जी तो पहले ही रीमान इंटीग्रेबल है ना, लेकिन एफ और जी इक्वल है एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स, जैसे देखे ना, मैं आपको एक दो कर्व्स बना के दिखाता हूँ। ये एक कर्व है, ये फंक्शन जी है, और यहाँ पे जो है ना एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, पॉइंट आप कह लो सी। तो जब आप इसके ऊपर मैं डबल कलर कर रहा हूँ, डबल कलर कलर करने का मकसद है जब फंक्शन एफ जी पे इस सी पे पहुंचेगा ना तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ये डिफरेंट हो गया। उसके बाद फिर वो जी की तरह सेम है, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, यहाँ पे एफ की वैल्यू थोड़ी चेंज है, फिर वो जी और एफ सेम है। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि एफ और जी डिफरेंट कब है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे है जहां पे एफ और जी की वैल्यू डिफरेंट है, अदरवाइज एफ और जी की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा, एफ भी रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा और दोनों का इंटीग्रल सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इसको आपने ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कह रहा है कि हर कांस्टेंट जो होता है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। कांस्टेंट के ले लेना आप, जैसे ये है एफ ऑफ एक्स जो है वो के इक्वल है, और ए भी कोई इंटरवल है। तो वैसे ये एग्जांपल्स मैंने जो है ना ट्राई की हुई हैं, मैं आपको अपना हैंड रिटन सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है, और इंटरवल जो है वो ए से बी तक है। आप इसको नेगेटिव एक्सिस पे भी ले सकते हैं, ठीक है, ए से बी तक, चलो ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे के है, तो ए से बी तक फंक्शन की वैल्यू के है, के का मतलब है कि ये सीधा यहाँ से जो तो ये इस तरह से है, ए से बी तक इसकी वैल्यू जो है ना वो के है। तो इसके अंडर जो एरिया होगा, अब आप देखें ये है, ये तो पूरी रिक्टेंगल बन गई है ना, सिंगल रिक्टेंगल बन गई है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा इसका, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं ए से बी तक के को, तो यही आ जाता है ना के टाइम्स एक्स ए से बी तक। तो ये आ जाएगा के टाइम्स बी माइनस ए। तो इंटीग्रल करने से भी यही आ रहा है। वैसे अगर आप देखें इसकी बेस क्या है इस रिक्टेंगल की, ये बेस है बी माइनस ए, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है इसकी, के। तो आप फार्मूला से भी कर रहे हैं तो आंसर वही आ रहा है, इंटीग्रल करके भी आंसर वही आ रहा है। अब आपने इसको जो है ना, आप देखें ना इसके लिए कोई ना कोई एल एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपको पहले ही पता है। आप इसको किसी पार्टीशन पी के लिए चेक भी कर सकते हैं। उसने कोई पार्टीशन बनाई, पार्टीशन में क्या किया, अगर आप इसकी कोई पार्टीशन बनाते हैं, जैसे ये है x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इसको चलाते जाएं, किस हर टैग पे इसका आंसर के आएगा। आप करके देख लें, क्योंकि ये लाइन ही सीधी सीधी है, तो हर टैग पे आंसर के नहीं आएगा इसका। तो जब आप इसका रिमान सम कैलकुलेट करेंगे, रिमान सम वही फार्मूला है ना, आई गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ टी आई, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन विच इज इक्वल टू। अब आप इसमें पहले टैग में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो पहले टैग में जो आउटपुट है वो के, ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, के, और वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस ए प्लस। अब आप इसकी दूसरे टैग में वैल्यू देखें, जब आप दूसरे इंटरवल में कोई दूसरा टैग यहाँ से T2 लेंगे तो T2 पे वैल्यू जो है वो फिर से के आ गई है। तो आप के टाइम्स क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, फिर आप चलते जाए, हर बार के आएगा और ये आ जाएगा b माइनस xn माइनस वन, के कॉमन ले लें। तो अब आप देखें यहाँ पे x1 पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, x2 भी कैंसिल हो जाएगा, बस
बी बच जाएगा, बी पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और ए का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, बी माइनस ए आ जाएगा। तो रिमान सम भी क्या आ रहा है, के टाइम्स बी माइनस ए। तो ये रिमान सम आ गया। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार अगर सिर्फ एक एग्जांपल पे ट्राई किया हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि बाकी एग्जांपल्स में हो क्या रहा है। सही है, तो ये रिमान सम आ गया। बाकी उसने एल की वैल्यू आपको पहले ही पता है। जितने भी रिमान सम्स होंगे, अब आपने आर्बिट्रेरी रिमान सम निकाला तो वो के बी माइनस ए आ गया। अगर यहाँ पे भी आप के बी माइनस ए लिखे, ये आपको पहले ही पता है। ये कैसे पता है, आपने इंटीग्रेट करके इसके निकाली हुई है वैल्यू, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। तो दोनों को माइनस करेंगे, जीरो आ जाएगा। जीरो हमेशा एप्सिलॉन से लेस होता है, क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेशन को, तो इसलिए इसकी इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ गई है। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल, ये भी मैंने ट्राई की हुई है, आप इसको देखिएगा। तो ये मैं आपको सेंड भी वैसे कर दूंगा। दूसरी एग्जांपल हो गई। उसके बाद ये कोई तीसरी एग्जांपल है, एक्स जो है, ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है 0 1 इंटरवल पे। आइडेंटिटी फंक्शन वैसे अगर आप कैलकुलेट करें तो क्या आंसर आता है, एक्स डी एक्स करे 0 से 1 तक, तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। तो वही, अब अगर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, तो वैसे रीमान इंटीग्रेबल होगा फंक्शन। ठीक है, अगर आप इस तरह से इंटीग्रेशन उसकी कर सकते हैं, अगर ऐसे इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो फार्मूला से रीमान इंटीग्रेबल होगा। आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीपल चॉइस में सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एग्जांपल डी में 1/n जो है, ये उसने इधर कहा हुआ है कि जी एफ एक्स की वैल्यू 0 है। जब भी एक्स जो होगा कोई नेचुरल नंबर होगा, तो 1/n आएगी वैल्यू। अगर नेचुरल नंबर नहीं होगा एन, तो 0 से 1 के दरमियान में तो सिर्फ दो ही नंबर है ना हमें नजर आ रहे हैं, 0 1। अच्छा अच्छा, ये कोई और बात कर रहा है। असल में एक्स की वैल्यू, ये जो जी एफ एक्स है ना, वो या 1 हो सकता है, या 1/2 हो सकता है, या 1/3 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एप्सिलॉन 1/10 उसने लिया हुआ है। वैसे इस तरह का ये जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना, ये नहीं पूछा जाता, इसको आप छोड़ दें। आगे चलते हैं। ये थ्योरम्स हैं, अब ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरम्स क्या कहते हैं कि जब आप इंटीग्रेशन में के को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाहर आ जाता है। ठीक है, दो फंक्शंस का सम करें तो इंटीग्रल अलग-अलग हो जाता है, ये भी पता है आपको। अगर एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन से लेस और इक्वल है, आप खुद सोचें कि ये कर्व जो है ये ऊंची है, ये कर्व थोड़ी नीची है। तो अब आप खुद सोचें कि जो ऊपर वाली कर्व का जो एरिया होगा, एरिया अंडर दी कर्व, वो ज्यादा होगा, और जो कर्व लोअर साइड पे है उसका एरिया अंडर दी कर्व क्या होगा, कम होगा। तो जो अगर एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू जी एफ एक्स है, तो इंटीग्रल की वैल्यू भी लेस होगी उससे। ये हो गया। उसके बाद देखें, अगर एक फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, तो रिमान इंटीग्रेबल का मतलब है कि एरिया अंडर दी कर्व आपको मिल रहा है, एल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एल लिमिट है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है उसकी, सॉरी, एल जो है ये इंटीग्रल की वैल्यू है। तो इंटीग्रल की वैल्यू एग्जिस्ट कब करती है, जब वो ये या ये ना हो, माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी ना हो, तब एग्जिस्ट करता है ना नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी वो कब नहीं होगा, जब वो बाउंडेड होगा। ठीक है, तो रीमान इंटीग्रेबल होगा तो वो फंक्शन बाउंडेड भी होगा, ये आपने याद रखना है। ये तो बहुत ही मशहूर किस्म का थ्योरम है। ये आप छोड़ दें इस एग्जाम्पल को। जैसे ये देखें, आपको पेपर में ना एक क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से जरा देखना है आपने। आपको क्वेश्चन आ जाता है P1 की नॉर्म कैलकुलेट करें। नॉर्म कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि P1 की जो नॉर्म होगी वो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 - 0 is 1, 2 - 1 is 1, 4 - 2 टू is नॉन जीरो
तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या आ जाएगा, 2। तो ये इसकी नॉर्म है। P2 की नॉर्म भी आप निकाल लें, P3 की भी निकाल लें और P4 की भी, तो ये भी मल्टीपल चॉइस आपको आ सकता है। सही हो गया। पहला क्वेश्चन आप ट्राई करें, उसके बाद इधर से कोई भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। या तो जो अगला सेक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का है। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, जैसे आपने किसी सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि एक सीक्वेंस जब कन्वर्ज करे तो वो क्या होती है, काशे भी होती है। ठीक है, इसी तरह काशे ने जो है ना रीमान रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए एक क्राइटेरिया में दिया हुआ है कि अगर इस क्राइटेरिया को एक फंक्शन फुलफिल कर ले तो वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। ये क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया में ये कह रहा है कि आपने एक सिंगल इंटरवल पे दो पार्टीशंस बना ली, एक पी बना ली और एक क्यू बना ली। मतलब पी डॉट और क्यू डॉट दो टैग पार्टीशन बना ले, एनी टू टैग पार्टीशन। तो उन दो पार्टीशंस के कोरस्पोंडिंग जो आपके पास सम आएगा, रीमान सम, आपने जो प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट करना सीखा है, रीमान सम क्योंकि एक नंबर होता है, तो जो नंबर आएगा ना वो इतना छोटा होगा कि वो किसी आर्बिट्रेरी नंबर से भी लेस हो जाएगा। ठीक है, कोई सी दो पार्टीशंस के लिए, तो वो फिर फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। आप जस्ट क्या करें कि इसको 2-3 बार लिख के जो है ना अपने माइंड में बिठा लें, या वैसे याद रखें कि ऐसा कोई क्राइटेरिया है जिससे हम चेक कर सके कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है या नहीं। तो आपने कहना जी बिल्कुल, काशे क्राइटेरियन हमें बताता है कि एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। काशे क्राइटेरियन क्या होता है, सिंपल वर्डिंग में बताना है कि किसी भी क्लोज्ड इंटरवल पर जो फंक्शन डिफाइन है उस इंटरवल की दो टैग पार्टीशन बना लें, कोई सी दो टैग पार्टीशन बना लें आप। उन दो टैग पार्टीशंस का जो रीमान सम का डिफरेंस होगा वो किसी आर्बिट्ररी नंबर से लेस होगा। ठीक है, एक सर सेकंड। ये आर्बिट्रेरी नंबर इंटरवल के अंदर होगा या वैसे ही? नहीं नहीं, ये वैसे ही कोई नंबर है। मतलब कहने का ये है, मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि एप्सिलॉन की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.00001। अब ये कितना छोटा नंबर है सोचे, वेरी स्मॉल। ठीक है, अब इस छोटे से नंबर के लिए क्या मुझे पार्टीशन मिल रही है जिनके ऊपर रीमान सम कैलकुलेट करने के बाद जो डिफरेंस आए इससे भी लेस आए? तो आपको जरूर दो पार्टीशंस मिल जाएंगी उस इंटरवल की। अगर नहीं मिलती, कोई भी पार्टीशन ना मिले, फिर हम कह सकते हैं कि जो है ना फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। पहले ये सिलेक्ट करना है आपने, एप्सिलॉन सिलेक्ट कर लिया। अब आपने जैसे सीक्वेंस को चेक किया था, कुछ स्टूडेंट ने जो मेरा लेक्चर अगर ऑनलाइन लिया हो तो उनको पता होगा कि मैंने आपको एप्सिलॉन का समझाया था कि एप्सिलॉन के लिए कैसे वो एन एग्जिस्ट करता है सीक्वेंस की कन्वर्जेंस में। आप पहले एप्सिलॉन सेलेक्ट करते हैं, उस एप्सिलॉन के लिए फिर आपको बाद में नेचुरल नंबर मिलता है, जिसके बाद वाली टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से लेस आ रहा होता है। यहाँ पे भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि एप्सिलॉन हमने पहले सेलेक्ट कर लेना है। अगर अगर बहुत ज्यादा छोटे एप्सिलॉन के लिए भी आपको दो पार्टीशन इस इंटरवल की मिल जाती हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि आप इस इंटरवल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस बना सकते हैं। उन सारी पार्टीशंस में से कोई सी दो पार्टीशंस अगर आपको मिल जाए जो इस चीज को सेटिस्फाई कर जाएं इस सिलेक्ट किए हुए एप्सिलॉन के लिए, तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, क्योंकि देखें उसने ये नहीं कहा कि एप्सिलॉन के लिए इसकी जितनी पार्टीशन है सारी सेटिस्फाई करे, ऐसा नहीं कहा। देखें, ध्यान से देखें, पहले उसने कहा हर एप्सिलॉन के लिए, मतलब अगर सिंगल एप्सिलॉन आप लेते हैं तो उसके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए ईटा। अब ईटा असल में उसकी जो है ना वो नॉर्म है, पार्टीशन की नॉर्म है ना। तो पार्टीशन सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी नॉर्म आप कैलकुलेट करेंगे। नॉर्म्स अगर उस
डेल्टा से लेस आ जाए। अब इस चीज को हम जो है ना डायग्राम के थ्रू समझ नहीं सकते, इसको हमने अपने माइंड में ही समझना है। सही है, तो ये काशे क्राइटेरियन है। आगे चलते हैं। अब ये एग्जांपल देखें, 0 से 3 तक एक इंटरवल है, जी एक फंक्शन है, ध्यान से इसको देखना है। और क्या किया, करना क्या ये चाह रहा है। हाँ, तो इस फंक्शन को 7.1.4 बी में हमने देखा था। मैं 7.1.4 बी देखता हूँ। 7.1.4 बी, ये देखें, ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो है ना, इस तरह से डिफाइन किया गया है। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दूं कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है जब ये 0 से 1 के दरमियान में है। ये स्टेप फंक्शन है, असल में जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है जब ये 1 से 3 के दरमियान में है। ठीक हो गया, तो ये जी ऑफ एक्स है। अब इस जी ऑफ एक्स को हमने देखा, इधर हमने देखा था कि ये रीमान इंटीग्रेबल है, इसकी कोई वैल्यू भी आ गई थी। अगर ये रीमान इंटीग्रेबल है तो काशे क्राइटेरियन को भी ये फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे काशे क्राइटेरियन की तरफ। 209 पेज पे था ये। तो जो वहां पे आपने पी डॉट सेलेक्ट की थी पार्टीशन 03 की, जिसकी नाम जो थी वो लेस देन डेल्टा थी, मैं दोबारा आपको बता दूं, उधर लिखा हुआ था। सर ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक पीपीएससी के लिए। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मुझे इस बार शक है कि आ जाने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट टाइम उसने इसको टच नहीं किया था इस टॉपिक को। और आपने ये ध्यान में रखना है कि जिन टॉपिक्स को टच नहीं किया जाता, कोशिश यही होती है कि उन टॉपिक्स को अगली बार टच किया जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरी? और वैसे भी ये रिमान इंटीग्रेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर तो रियल एनालिसिस इनकम्प्लीट है। आप इसको छोड़ भी देंगे तो आप अपने आप से फिर धोखेबाजी करेंगे कि आपने रियल एनालिसिस को पढ़ा और इसको छोड़ दिया। इधर छोड़ेंगे, इंटरव्यू में पूछ लेगा, फिर क्या करेंगे? अगर आप रिटर्न पास कर जाते हैं, मेरी तो दुआ है कि लोग करें। बाद में अगर इंटरव्यू में पूछ लिया तो फिर वहां पे क्या करेंगे? वहां पे फिर मसला हो जाएगा। सर मेरे से इंटरव्यू में सर ने क्वेश्चन किया था कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस क्या होती हैं हमारी डेली लाइफ में। हम इतने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते हैं, आप उसकी एप्लीकेशन बताएं। मुझे इसका आंसर नहीं आया था, आप बता दें प्लीज। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है? जी सर। इसका बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसको सर कर। एरिया अंडर कर्व मालूम करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज कर रही हैं, पढ़ नहीं रहे। हाँ, वो तो कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं ये देखूं एग्जाम्पल। वो मैंने इसलिए अभी नहीं डिस्कस किया क्योंकि उसमें बहुत सी बातें आ जानी हैं फिर बाद में। ये देखें जी, ये यहाँ पे ना कुछ प्रोसेस के बाद एक इनइक्वालिटी तैयार की हुई है। ये कोई इनइक्वालिटी यहाँ पे उसने एक तो P1 के लिए की है और एक P2 के लिए की है, दो पार्टीशंस के लिए की है। तो कहने का ये मकसद है कि जो काशे क्राइटेरियन है वहां पे आपको दो पार्टीशंस चाहिए होती हैं। तो ये एक P आ गई और एक Q आ गई, ये दो इनइक्वालिटीज आ गई।
अब आपने जैसे इसको इकट्ठा किया ना तो ये 10 डेल्टा आ गया है, मतलब किसी आर्बिट्रेरी नंबर की फॉर्म में आया ना। तो 10 डेल्टा को अगर आप लेस देन एप्सिलॉन ले लें, कहने का ये मकसद है कि एप्सिलॉन कोई आर्बिट्रेरी नंबर है ना, और डेल्टा भी कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, तो ये बात वाकई ट्रू है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखे ना, एप्सिलॉन को अगर आप ले ले 1 और डेल्टा को आप ले ले 4 5 6 7 8 10 11 ले लें, चले चेक करें आप। देखे ना, एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल गया ना हमें, 1/11 कह रहा था। ये ट्रू है कि नहीं, बताएं जरा। मतलब आपको नंबर मिलना चाहिए। लोगों को एप्सिलॉन डेल्टा की क्यों नहीं समझ आती, क्योंकि वो उनके ज़हन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात होते हैं। आप इसको अपने माइंड को फुल रिलैक्स करके सोचे कि ये आर्बिट्रेरी नंबर होते हैं, इसकी वजह से ये मिलता है, सिर्फ इस पे फोकस करें। बात समझ आ रही है ना? ये इसको पढ़ा करें ना, ये वी लीव द डिटेल्स टू द रीडर। ये उन्होंने वही कह दिया कि रीडर, पढ़ने वाला ही इसको अब सोच ले क्या करना है आगे। काशे क्राइटेरियन आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद स्क्वीज थ्योरम नहीं पूछा जाता, इसको छोड़ें, ये भी नहीं। स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन हमने की थी चैप्टर नंबर 5 में। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने जी वाली एग्जांपल की है वो भी स्टेप फंक्शन है, जो कि ये देखे ना, ये स्टेप वाइज डिफाइन किया गया है, पहले 2 और फिर 3, इस तरह स्टेप्स अगर बने होंगे तो स्टेप फंक्शन होगा। अब उसने जो है ना आगे एक बात कर दी है, वो क्या कर दिया कि देखें, इन पॉइंट्स को आप लिख लिया करें। फाई कोई फंक्शन है, स्टेप फंक्शन है, तो फाई रिमान इंटीग्रेबल होगा, मतलब हर स्टेप फंक्शन एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है, दैट्स इट। हर स्टेप फंक्शन क्या होता है, रिमान इंटीग्रेबल। अब कोई भी एग्जांपल आपके सामने आ जाए स्टेप फंक्शन वाली हो, कहीं आपने देखी भी ना हो, अगर स्टेप फंक्शन होगा तो वो रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। आगे चलते हैं। ये उसने देखे ना, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 और 3, ये दोबारा वही एग्जांपल बता दी है, तो ये एक स्टेप फंक्शन है, तो ये रिमान इंटीग्रेबल है। एच ऑफ एक्स अगर देखें, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कह रहा है एच ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है 0 से 1 के दरमियान में, और उसने जो है ना इसके स्टेप फंक्शंस कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, इसको आप छोड़ दें, कंस्ट्रक्शन की हुई है, उसकी जरूरत नहीं, वो जब हम कोर्स वर्क करते हैं ना तब हमें जरूरत होती है ऐसी चीजों की। अब देखें, कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूस होगा वो रिमान इंटीग्रेबल भी होगा, ठीक है। कंटिन्यूटी वाला तो टॉपिक हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था, तो वहां पे जितने भी फंक्शंस कंटिन्यूस थे वो सारे रिमान इंटीग्रेबल भी होंगे, याद रखना है आपने। मोनोटोन फंक्शन वही होता है जो फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो हर मोनोटोन फंक्शन भी रिमान इंटीग्रेबल होगा। ये पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। उसके बाद ये है कि आप अगर बड़े इंटरवल को दो छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे देखें आपने इस तरह से तो इंटीग्रेशन की होगी ना, वह 1 से 7 तक है, तो आप क्या करें, 1 से 4 तक, फिर 4 से 7 तक, तो आप इस तरह इसके पार्ट्स भी कर सकते हैं ना। 1 से 7 को आप पार्ट्स में डिवाइड कर ले, मतलब 1 से 7 तक जो इंटरवल है, ठीक है ना, इसका एक ओपन इंटरवल बनाए 1 7, और इसमें से पॉइंट आपने ले लिया 4, क्योंकि आप एंड पॉइंट जो है ना चूज नहीं कर सकते,
इसलिए हमने 4 को इस ओपन इंटरवल में से चूज करना है। ऐसा नहीं करना कि 1 को इसमें से चूज कर लिया, फिर तो इसकी पार्टीशन वो नहीं ना होगी। तो जैसे उसने किया हुआ है ए से बी तक एक क्लोज्ड इंटरवल है, ए से बी तक जो फंक्शन है उसको उसने क्या किया, ए सी कर लिया, फिर उसने क्या किया, सी से बी तक कर लिया। मैं dx नहीं लिख रहा, वो अंडरस्टूड है कि dx आएगा। तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है, लैदा हो जाता है, इसको डिटिविटी थ्योरम कहते हैं। उसके बाद अब देखें फंक्शन जो है वो ए बी इंटरवल पर रिमान इंटीग्रेबल है। ए बी इंटरवल आप सोचें कि ये इंटरवल है ना, ए से बी तक। अब इस इंटरवल पर एक फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, तो इसका एक सब इंटरवल आप लेंगे सी से डी तक। सी डी जो है वो ए बी का सब इंटरवल है, तो सब इंटरवल पे भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर बड़े सेट में रिमान इंटीग्रेबल है तो उसके सबसेट पे भी रिमान इंटीग्रेबल होगा। ये इंटरवल्स की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद लिमिट्स जो है, आप लिमिट्स को अगर आप चेंज करें तो माइनस का साइन आ जाता है। ये इंटीग्रेशन में भी होता है और रिमान इंटीग्रेशन में भी होता है, और जब दोनों लिमिट सेम हो तो आंसर 0 आता है। करके देख लें, 1 से 1 तक एक्स डी एक्स करें जरा। एक्स स्क्वायर ओवर 2 1 से 1 तक 1/2 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा, 0। तो जब लिमिट्स सेम होंगी तो आंसर 0 आ जाएगा, और जब आप लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 7.2.13 आप छोड़े, अभी मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। इसके आगे वाली जो 2-3 चीजें रहती है ना चैप्टर 7 की, वो भी कंप्लीट कर।